फांसीवाद। फांसीवाद के लिए समानार्थ फाशिस्टवाद, फासिज्म जैसे पदों का भी प्रयोग फांसीवाद के लिए समानार्थ फाशिस्टवाद, फासिज्म जैसे पदों का भी प्रयोग होता है। फाशिस्ट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई जो लैटिन फासे से बना है, यानी छड़ों का गट्टर। सीडी कैटलबी के अनुसार प्राचीन रोम में लोहे की छड़ों के गट्टर को सत्ता और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। डब्ल्यू.सी. लेक्सम के अनुसार फरसे के चारों ओर लिपटी हुई छड़ों का गट्टर बल और शक्ति के रूप में फासिज्म का प्रतीक चिन्ह बन गया। विवेच्य शब्द से समूह और शक्ति का चित्र उपस्थित होता है। फासिस्टों ने इसे लाक्षणिक विरासत के रूप में प्राचीन रोम से ग्रहण किया। मुसोलिनी द्वारा गठित संगठन और शासन की विचारधारा को फांसीवाद कहा जा सकता है। बेनेटो मुसोलिनी का जन्म इटली के रोमाग्ना शहर में 29 जुलाई 1883 को हुआ। उनके पिता अलेसेंड्रो मुसोलिनी कुमार और समाजवादी विचारक थे, जबकि उनकी माता रोसा मुसोलिनी एक कैथोलिक स्कूल की अध्यापिका थी। उसके माता-पिता तीन संतानों में से सबसे बड़ा था। मुसोलिनी सन 1901 में 18 वर्ष की आयु में एक स्कूल में अध्यापक बन गया, किंतु कुछ समय पश्चात ही सन 1902 में मुसोलिनी अपनी अध्यापक की नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड आ गया। वहाँ वह समाजवादी दल के संपर्क में आया था। उसने सरकार विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिए, जिस कारण उसे जेल जाना पड़ा। जेल से मुक्त होते ही मुसोलिनी सन 1912 में समाजवादी पत्रिका अवंती का संपादन प्रारंभ किया। 15वें विश्व युद्ध में समाजवादी दल चाहता था कि इटली युद्ध में भाग नहीं ले, किंतु यह सब मुसोलिनी की इच्छा के विरुद्ध था। इसलिए मुसोलिनी समाजवादी दल को छोड़कर इटली की सेना में भर्ती हो गया। 1915 ईस्वी के दौरान आइसोन में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। 1817 ईस्वी को बुरी तरह से घायल हो गया। उसने सेना छोड़ दी। युद्ध की समाप्ति की वजह उसने इटलीवासियों को निराशा से निकालने हेतु फाशिस्ट काम्बाटिमेंटो नामक संगठन बनाया। उसने प्राचीन रोमन साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह कुल्हाड़ी सहित लकड़ियों का गट्टर अपने संगठन के लिए प्रतीक चिन्ह बनाया। उसने काली कुर्ती का नाम का दल बनाया। ये सशस्त्र धारण करते थे तथा मुसोलिनी के प्रति भक्ति रखते थे। उसने इटली के जमींदार तथा उद्योगपतियों को साम्यवादियों से संघर्ष का वचन दिया। उसके स्वयंसेवकों ने साम्यवादी पर सशस्त्र आक्रमण करने आरंभ कर दिए। फाशिस्ट दल की संख्या जो 1919 में 22,000 थी, उसमें वृद्धि होकर 1921 में 5 लाख हो गई। मई 1921 में चुनाव फाशिस्ट दल ने 35 सीटों जीती। नवंबर 1921 में उसने राजनीतिक दल को स्थापित कर लिया। इस विजय के पश्चात भी मुसोलिनी ने अपने संगठन को मजबूत बनाए रखने के कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखा। तत्पश्चात उसने अपने दल के साथ वहां के राजा विक्टर एमानुएल तृतीय को रोम पर आक्रमण की चुनौती दी। 27 अक्टूबर 1912 को मुसोलिनी ने 30,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। गृह युद्ध से बचने के लिए विक्टर एमानुएल तृतीय ने 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया।
फलस्वरूप मुसोलिनी ने इटली के समस्त पदों पर फांसीवादियों को स्थापित कर दिया। उसने संपूर्ण शक्तियां अपने हाथों में ले ली, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया। सन 1924 में चुनाव में अपने दल फाशिस्ट पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। अब मुसोलिनी ने अपने आप को इटली का अधिनायक घोषित कर दिया। फांसीवाद के कारण। फांसीवाद के उदय के कारण। सबसे पहला कारण नंबर 1, वर्साई संधि से उत्पन्न निराशा। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को गहरी निराशा और असंतोष का सामना करना पड़ा, क्योंकि वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्रों ने इटली को जो क्षेत्र देने का वचन दिया था, वह उसे मित्र राष्ट्रों के विश्वासघात के कारण नहीं मिले। इटली की जनता निराश और असंतोष में व्याप्त हो गया। इस कारण उसने जनता ने इटली में एक कमजोर जनतंत्र को बताया तथा इसकी सर्वाधिक फायदा मुसोलिनी फाशिस्ट दल को प्राप्त हुआ। दूसरा, शिथिल अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध मिली निराशा के फलस्वरूप इटली की आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगी। चारों ओर बेरोजगारी फैल गई, जिससे वहां के मजदूर एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। जर्मनी ने युद्ध में उसकी फसल को नष्ट कर दिया। उस पर 12 लाख का ऋण था। इटली की मुद्रा 70% गिरावट आ गई। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। उद्योग व्यापार आदि बहुत हानि हुई। आम लोगों का जीवन निर्वाह मुश्किल हो गया। इस कारण इटली की जनता में तत्कालीन सरकार के प्रति विद्रोह का जन्म हुआ। तीसरा कारण, साम्यवाद से प्रभावित इटली। इटली में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। वहां की जनता के मन में वर्साई की संधि के प्रति असंतोष था। इस कारण साम्यवादी दल ने वहां की जनता को विश्वास दिलाया था कि इटली को सशक्त बनाएगा, किंतु इसका फायदा फाशिस्ट मुसोलिनी ने ले लिया और वहां की जनता मुसोलिनी के पक्ष में आ गई। चौथा कारण, दार्शनिक हीगल की विचारधारा का प्रभाव। हीगल के विचारों की मान्यता कि वह व्यक्ति से ज्यादा राज्य को महत्व देता है। उसके अनुसार व्यक्ति राज्य के अनुशासन में रहकर ही अपनी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो सकता है। अपने राज्य को ईश्वरीय रूप बताते हुए कहा है कि उससे कभी भी त्रुटि नहीं हो सकती है। ये सब विचारधाराएं जर्मनी में प्रसारित हो रही थी, जिसका लाभ मुसोलिनी को मिला और वहां की जनता ने उसे सहमति जताई। पांचवा कारण, शक्तिशाली शासक की आवश्यकता। इटली की तत्कालीन स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। वहां के प्रत्येक वर्ग में असंतोष व्याप्त था। जनता में अराजकता की स्थिति का निर्माण हो रहा था। परिस्थितियां वहां के लोग एक ऐसे शासक की आकांक्षा करते जिसका व्यक्तित्व उसके राष्ट्र की स्थिति में सुधारात्मक साबित हो। यह सब उसको मुसोलिनी के व्यक्तित्व में दिखाई दिया। छठा कारण, इटली में अस्थिर सरकार का होना। इटली में उस समय की परिस्थितियों के कारण वहां के मंत्रिमंडल अपनी स्थिर सरकार बनाने में नाकाम रहे। परिणाम स्वरूप वहां की जनता जनतंत्र में अपना विश्वास खोने लगी। परिस्थितियों में मुसोलिनी ने स्थिर सरकार देने का विश्वास दिलाया। इटली की साम्राज्यवादी लिप्सा। इटली प्रारंभ से ही अपने साम्राज्य में वृद्धि करने का आकांक्षी था। वह भूमध्य सागर में रोमन झील बनाना चाहता था। 1894 ईस्वी में उसने अबिसिनिया पर जो हमला किया उसमें भी वह परास्त हुआ। मुसोलिनी ने साम्राज्य को बढ़ाने की इटली की आशंका को पूरा करने के लिए इटली को आश्वस्त किया। आठवां कारण, मुसोलिनी का इटली की राजनीति में प्रवेश। तत्कालीन परिस्थितियों में जब इटली की जनता के मन में असंतोष, आक्रोश व अराजकता व्याप्त थी, उस समय इटली की राजनीति में मुसोलिनी का प्रवेश हुआ। उसका उद्बोधन अत्यंत सम्मोहक था, जो कि लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करता था। उसके प्रबल व्यक्तित्व से जनता आकर्षित होती थी। इस कारण जनता को मुसोलिनी में अपने इटली को उन्नत करने की
प्रत्येक संभावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती दिखाई दी। फांसीवाद के परिणाम। पहला, अधिनायकवाद की स्थापना। मुसोलिनी ने सत्ता में आते ही यह घोषणा की कि हम अनंत शांति की मूर्खता को स्वीकार करते हैं। हमें सदैव शक्ति संपन्न होना चाहिए। इसके पश्चात 1937 में उसने स्पष्ट कहा कि हम भूमि के भूखे हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और हम ऐसा चाहते भी हैं। शक्ति व अधिनायकवादी भावनाओं के द्वारा मुसोलिनी ने राष्ट्र संघ को बहुत कमजोर बना दिया। फलस्वरूप वैश्विक माहौल तनावग्रस्त हो गया। दूसरा कारण, साम्यवादी विरोधी आंदोलन में तेजी। मुसोलिनी ने इटली में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव का लाभ उठाकर ही जीत अर्जित की। उसके बाद वह रूस व साम्यवाद का विरोध हो गया। परिणामस्वरूप इटली में साम्यवाद विरोधी आंदोलन में तीव्रता आई। तीसरा परिणाम, प्रजातंत्र विरोधी विचारों का प्रचार। इटली में मुसोलिनी के सत्ता में आते ही उसने इटली का विकास करने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे लोगों का प्रजातंत्र से बिल्कुल विश्वास उठ गया। पड़ोसी राज्यों के भी अधिनायकवाद के पक्ष में विचार प्रबल होने लगे। परिणाम स्वरूप स्पेन व जर्मनी में भी अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। तुष्टीकरण की नीति। चौथा परिणाम, मुसोलिनी ने बढ़ते हुए प्रभाव को यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों में भय का वातावरण परिलक्षित होने लगा। पूंजीवादी राष्ट्रों ने इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। पांचवा परिणाम, शक्तिशाली सेना का। इटली की जनता में पेरिस शांति सम्मेलन के विरुद्ध असंतोष था, क्योंकि इस सम्मेलन ने उनको वैश्विक जगत में अपमानित किया था। इस कारण मुसोलिनी का अब सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि वह पुनः वैश्विक जगत में इटली की प्रतिष्ठा को कायम करे। इस कारण सन 1937 में उसने उद्बोधन में घोषणा की कि फासीवाद इटली का प्रमुख कर्तव्य अपनी समस्त जल थल वायु सेनाओं को हर समय तैयार रहने की स्थिति में अवस्थित करना है। हमें इतना तत्पर रहना है कि हम 5 लाख व्यक्तियों को एक क्षण में पुनः शस्त्र सज्जित कर सकें। हमारे अधिकारों और हमारी मांगों को मान्यता प्राप्त होगी। इस घोषणा से स्पष्ट हो गया कि इटली अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। छठा परिणाम, अन्य राष्ट्रों के प्रति कूटनीति। मुसोलिनी जानता था कि ब्रिटेन व फ्रांस उसके प्रतिद्वंदी हैं। इस कारण उसने उन राष्ट्रों को एक दूसरे के प्रति और सोवियत रूस के विरुद्ध भड़काने के लिए षड्यंत्र रचा। पश्चिमी राष्ट्रों को कमजोर बनाने के लिए उसने जर्मनी का सहयोग लेकर कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किया। स्पेन को साम्यवाद से सुरक्षित करने के बहाने उसने ब्रिटेन और फ्रांस में हस्तक्षेप किया। यह सब कार्य उसकी अन्य राष्ट्रों के प्रति कूटनीति का परिचय देता है। सातवां, लोसाने की संधि। यह संधि यूनान व इटली के मध्य सन 1923 में हुई, जिसमें पेरिस शांति सम्मेलन में यूनान को दिए हुए अपने क्षेत्र रोडस व डोडेमीज द्वीप पुनः प्राप्त कर लिए। आठवां परिणाम, फासीवाद व इटली व फ्रांस में मतभेद। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने विजेता राष्ट्रों में अपना स्थान ग्रहण किया, किंतु फ्रांस एवं ब्रिटेन अमेरिका विरोधी कारण उसने अपमान का सामना करना पड़ा। उसके अपेक्षित क्षेत्र प्रदान नहीं किए गए व लूट का भी पर्याप्त हिस्सा प्रदान नहीं किया गया। इस कारण फ्रांस व इटली में पहले ही थे। मुसोलिनी के सत्ता में आने जाने के बाद उसने भूमध्य सागर में फ्रांस के प्रभुत्व को चुनौती दी। फ्रांस के अधिकृत कोर्सिवा, सेवोय और नीस पर भी अपना दावा प्रस्तुत किया। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में एक इटालियन नौसैनिक अड्डे की स्थापना को लेकर भी विरोध भाव उत्पन्न हुए। इस कारण दोनों राष्ट्रों के बीच मतभेद और भी गहरे हो गए। लेक्सम के शब्दों में, युद्धोत्तर
प्रारंभिक वर्षों में इटली के सबसे अधिक खतरनाक वैदेशिक संबंध फ्रांस के साथ रहे। नवा परिणाम इटली का अबिसिनिया पर आक्रमण। मुसोलिनी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह जानता था कि यह कार्य युद्ध व आक्रमण द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। उसने इटली की जनता के मन में इस वृत्ति का विकास कर दिया। सन 1935 ईस्वी तक अफ्रीका में अबिसिनिया, मिस्र, लाइबेरिया और दक्षिणी अफ्रीका छोड़कर पूरा महाद्वीप यूरोपीय शक्तियों के साम्राज्य का अंग था। इसने इटली अबिसिनिया को ही प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वह 1894 ईस्वी में एडोवा में हुई हार का प्रतिशोध लेना चाहता था। इसलिए उसने 3 अक्टूबर 1935 को अबिसिनिया पर आक्रमण कर उसे अधिकृत कर लिया। 10वां परिणाम जर्मनी व इटली के बीच समझौता। हिटलर ने इटली के साथ एक सैनिक समझौता एंटी-कॉमिनटर पैक्ट करने की इच्छा मुसोलिनी के समक्ष प्रकट की, किंतु मुसोलिनी इसके लिए राजी नहीं हुआ। परिस्थितियां कुछ समय पश्चात उसने इसके लिए हामी भर दी, क्योंकि इटली व फ्रांस के बीच मतभेद बढ़ रहा था। इटली में फ्रांस में सोकोर्मिका, ट्यूनीशिया अपने क्षेत्र वापस लेने की मांग की जा रही थी। इसलिए जर्मनी के साथ 22 मई 1939 ईस्वी को सैनिक समझौता किया, जो कि फौलादी समझौता कहलाया। इस समझौते में निम्न बातें तय की गई: पारस्परिक विचार विमर्श, सामान्य हितों की रक्षा, पारस्परिक राजनीतिक कूटनीतिक समर्थन, सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग, एक पक्ष के किसी अन्य देश में युद्ध के अनुरूप कठिनाई में फंसने पर पारस्परिक सहयोग किया जाएगा। इस समझौते से मुसोलिनी को जर्मनी की विशाल सैन्य शक्ति का भी भरोसा मिल गया, क्योंकि वह जर्मनी से सैन्य बल में कमजोर था।